बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम लॉ को डिस्कस करने से पहले हमने चार्जेस के बारे में डिस्कशन की कि चार्जेस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे भी हम चार्जेस के बारे में ही फोर्स का डिस्कशन करेंगे कि जब हमारे पास दो चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो कितना होगा, किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके साथ वो फोर्स इंक्रीज होगा, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनके साथ वो फोर्स डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से दो चार्जेस हैं। लेट कोई से दो चार्जेस हैं, हम एक को नाम देते हैं Q1 और दूसरे को नाम देते हैं Q2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ये कोई से दो चार्जेस हो गए Q1 Q2 और डिस्टेंस इनके दरमियान है R। अब ये जो दो चार्जेस हैं या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जिस फोर्स के साथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते या रिपेल करते हैं उसके बारे में कूलम्स ने यहाँ पे कुछ डिस्कशन की है। तो हम उसकी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है पॉइंट चार्जेस, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। is directly proportional to the product of their magnitude and is inversely proportional to the square of the distance between them। सबसे पहली बात, what is point charge? point charge क्या होता है? तो स्टूडेंट पॉइंट चार्ज होता है, अगर हम कोई से दो चार्जेस कंसीडर कर लें तो उनको हम तभी पॉइंट चार्ज कह सकते हैं कि अगर इनके दरमियान जो सेपरेशन हो वो ज्यादा हो फ्रॉम द साइज ऑफ द चार्ज। अगर वो उनके साइज से क्या हो, ज्यादा हो सेपरेशन, तो उन चार्जेस को फिर हम नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस। मींस पॉइंट चार्जेस, दोज चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस हुज सेपरेशन इज ग्रेटर देन देयर साइज। अगर हमारे पास कोई से दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो इनकी साइज से ज्यादा हो तो उन चार्जेस को हम नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस। सो कूलम ने भी पॉइंट चार्जेस के बारे में डिस्कशन की है कि अगर कोई से दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस हो R, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा इस डिस्टेंस के। कि अगर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड्स है ऑफ चार्जेस, अगर हम दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट आता है अगर वो ज्यादा है तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन वो भी ज्यादा होगा, और अगर इनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा वो भी कम होगा। सिमिलरली अगर ये दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे के नजदीक है तो फिर वो एक दूसरे को ज्यादा फोर्स के साथ या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर हैं तो फिर वो कम फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। मींस जब नजदीक आते हैं तो R की वैल्यू हो जाती है कम, मींस सेपरेशन बिटवीन देम इज लेस, सो फोर्स इज ग्रेटर। मतलब कि फोर्स और डिस्टेंस का आपस में जो रिलेशन आ रहा है वो है इनवर्स, जबकि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ जो रिलेशन है फोर्स का वो है डायरेक्ट। क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो फिर फोर्सेस भी इंक्रीज होगी, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फिर फोर्स जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो अब इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम देखें इस स्टेटमेंट तो हमारे पास टू पार्ट्स आ रहे हैं इस स्टेटमेंट के। नंबर फर्स्ट वन इज कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जो हमारे पास चार्जेस है इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो मैथमेटिकली हमारे पास आ जाएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इसको हम जो है रिलेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। और सेकेंड पार्ट है इस स्टेटमेंट का कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इनके स्क्वायर का ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है फोर्स। कि अगर हम डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो फिर फोर्स जो होगा वो 4 टाइम
डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस को हम 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो है 9 टाइम डिक्रीज होगा, बिकॉज r के ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है। सो अगर r जो है डबल इंक्रीज होता है तो फोर्स जो है 4 टाइम डिक्रीज होगा। अगर r जो है 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स जो है वो 9 टाइम डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन इन दोनों के दरमियान जो आता है वो इनवर्स है। नाउ कंबाइनिंग दीज टू 1 and 2, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो या तो हम दो चीज़ों से इसको रिप्लेस करते हैं, एक इक्वल साइन और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट। सो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कांस्टेंट, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो कूलम लॉ है इसमें जो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो है हमारे पास K, और ये बराबर हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। हियर जो हमारे पास K है ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या हम इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इट्स वैल्यू इज गिवन एज, इसकी जो वैल्यू होगी कि हमारे पास ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जो लेट सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। हियर हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, ये बराबर है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 12। ये इसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4। सो देन K जो है वो बराबर आ जाएगी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 12। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। सो अगर हम इस K की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें, ये जो K है जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, दिस वन इज द कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, Q1 Q2 आर द पॉइंट चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट चार्जेस। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्कस ये करना है कि हमारे पास ये परमिटिविटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, परमिटिविटी होती क्या है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और दूसरी बात इसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन आ रहा है। सो अब हम परमिटिविटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परमिटिविटी की। परमिटिविटी जो टर्म निकला है वो परमिशन से निकला है, मीन्स परमिट करना किसी चीज़ की परमिशन। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस करते हैं। ये परमिशन कौन देता है, ये परमिशन किसको दिया जाता है, और ये परमिशन किस काम के लिए दिया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये परमिशन कौन दे रहा है, तो ये परमिशन देता है मीडियम। किसको दे रहा है, ये परमिशन दे रहा है चार्जेस को। किस काम के लिए दे रहा है, कि अट्रैक्ट करें या रिपेल करें एक दूसरे को।
सो यहाँ पे हम तीन बातें करते हैं। ये जो है हमारे पास परमिटिविटी, ये प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की जो अलाउ करता है चार्जेस को कि वो कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो परमिटिविटी है ये किसी प्रॉपर्टी, ये किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होता है उनको अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने का मतलब ये है कि कितना वो उनको अलाउ करता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें या रिपेल कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर दो जो है हम मीडियम उठाएं, फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल साफ रोड है और दूसरे पे जो है फॉर एग्जांपल बारिश हुई है, वहाँ पे कीचड़ वगैरह बना हुआ है, तो अगर हम साफ रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे हम इजीली जो है मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो एक उस प्रॉपर्टी, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। अगर हम जो है जिस रास्ते में फॉर एग्जांपल बारिश हुई है वहाँ पे कीचड़ वगैरह है, उसमें जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए मूवमेंट करना मुश्किल होता है, तो वो उस पाथ की जो है प्रॉपर्टी हो गई या मीडियम की प्रॉपर्टी हो गई। तो एक में हमें मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं जैसे कि वो बारिश वाली जहाँ पे बारिश हुई है, और दूसरा साइड जहाँ पे बिल्कुल साफ रोड है उसमें हमारे लिए मूवमेंट में बहुत कम प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि परमिटिविटी जो है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर। नेचर ऑफ द मीडियम, बाज़ मीडियम में जो है ये चार्जेस एक दूसरे को इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे और रिपेल करेंगे, जबकि बाज़ मीडियम में उसको अट्रैक्शन और रिपल्जन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अफेक्ट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ये वो प्रॉपर्टी किसी मीडियम की जो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को अफेक्ट करता है। जो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा उसको ये कितना अफेक्ट करता है, कम अफेक्ट करता है या ज़्यादा अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर। या हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अलाउज चार्जेस टू हाउ मच इट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, कि ये जो चार्जेस को अलाउ करता है कि कितना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। सो स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। सो अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक हो गया। अगर जस्ट परमिटिविटी यूज हुआ है तो इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड नंबर थर्ड वन इज एप्सिलॉन आर, जिसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये पॉइंट ध्यान में रखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है हमेशा ग्रेटर होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। वाई? बिकॉज जो फ्री स्पेस होती है उनमें चार्जेस एक दूसरे को इजीली अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, मीन्स उसमें चार्जेस के लिए अपोजिशन बहुत कम होती है। अब एक तरह से परमिटिविटी, फॉर एग्जांपल अगर फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम उसको अपोजिशन भी कह दें ऑफ मीडियम, तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में थोड़ी सी चार्जेस के लिए अपोजिशन होगी, जबकि फ्री स्पेस में हमारे लिए हमारे पास चार्जेस के लिए किसी किस्म की कोई अपोजिशन नहीं होगी, तो वहाँ पे अपोजिशन बहुत कम होती है या हम कहते हैं कि नहीं होती आइडियल केस में। सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑलवेज बी लेस देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या हम ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये दूसरा टर्म जो है रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट्स, रिलेटिव परमिटिविटी ये हमारे पास है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास रेशियो है किन के दरमियान, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखें। सो अगर हम यहाँ पे देखें परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस तरह यहाँ पे हमने बात की कि वो हमेशा ग्रेटर होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो जब ये वैल्यू ग्रेटर है और दूसरी वैल्यू स्मॉलर है, तो हम अगर ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा के लिए 1 से ग्रेटर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी जो है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान में रखें कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमेशा 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, बिकॉज परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है। तो अगर आप ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट मस्ट 1 से ग्रेटर आएगा। सो ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो मीडियम में कितना होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। जिस तरह हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए यहाँ पे फार्मूला पढ़ा कि जिस कूलम्स लाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²।
सो ये अगर हम देखें, दिस वन इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो यहाँ पे जो फोर्स है इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर लें एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है बिटवीन चार्जेस। सो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते फोर्स इन मीडियम, तो फिर फोर्स इन मीडियम क्या होगा? सिमिलरली जो फोर्स इन मीडियम होगा तो उसको यहाँ पे हम एफ मीडियम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बाकी फार्मूला वही होगा 1/4 पाई, जस्ट एप्सिलॉन नॉट की जगह हम टर्म यूज करते हैं एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो यहाँ पे हम जस्ट यूज कर लेते हैं एप्सिलॉन एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स इन मीडियम और ये हमारे पास हो गया फोर्स इन अ वैक्यूम। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन वैक्यूम। हम ये देखेंगे कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा और कौन सा फोर्स कम होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन एफ मीडियम एंड एफ वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन वैक्यूम। सो जिस तरह हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया कि एफ वैक्यूम जो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड एफ मीडियम हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों के दरमियान हमने कंपैरिजन करनी है। एज वी नो डेट हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी का टर्म हमने अभी पढ़ा जो कि बराबर है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन आर टू द एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन निकालते हैं। यहाँ पे चूंकि एफ मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू है, सो यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर लेते हैं। सो अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट को ख़त्म करना होगा, तो मल्टीप्लाइंग एप्सिलॉन नॉट ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो आर हम ये भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। अच्छा, ये हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। अब इस एप्सिलॉन की वैल्यू को हमने इस एफ मीडियम वाले इक्वेशन में क्या करना है? पुट करना है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को हम कोई एक नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये इक्वेशन नंबर 5 है एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 6। सो पुट इन इक्वेशन 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 में एफ मीडियम वाले में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एफ मीडियम इज इक्वल टू, अब देखो 1/4 पाई। अब ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और बाकी जो है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वो तो अपनी जगह पे होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है एप्सिलॉन आर, अब इसमें थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर लेते हैं। अगर हम देखें ये हमारे पास आ जाएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू, यहाँ से मैं ये 1 और एप्सिलॉन आर बाहर निकाल लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जस्ट रीअरेंजिंग हमने कर ली, यहाँ पे इस एप्सिलॉन आर को हमने बाहर कर दिया, सो 1 और एप्सिलॉन आर आ गया, बाकी 1/4 पाई अपनी जगह एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो अगर हम इस टर्म को देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अगर यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 5 को देखें, सो बोथ आर सेम। ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो अगर हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं बाई एफ वैक्यूम, तो यहाँ पे इसकी जगह हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन आर, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। सो ये हमारे पास आ गई कंपैरिजन लास्ट इक्वेशन, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जब हम इस इक्वेशन को देखते तो हमें पता ये चलेगा कि अगर हम एफ वैक्यूम को एप्सिलॉन आर पे डिवाइड करते हैं तो तब वो एफ मीडियम के बराबर होगा, जिसका मतलब ये होता है कि एफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन एफ मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि लेट हम लिखते हैं कि 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये हुआ कि अगर हम 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तब वो 3 के बराबर होगा।
6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तब वो 3 के बराबर होगा, जिसका मतलब ये है कि 6 इज ग्रेटर देन 3। अगर हम 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तब वो 3 के बराबर आएगा, लेकिन अगर 3 और 6 की कंपैरिजन करें तो 6 इज ग्रेटर देन 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एफ वी क्यूम को एप्सिलॉन आर पे डिवाइड करेंगे तब वो एफ मीडियम के बराबर होगा। मतलब ये हुआ हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रही है, कंक्लूजन यहाँ पे आती है कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें सो एफ वी क्यूम इज ग्रेटर देन एफ मीडियम। ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगा, और ये आप हमेशा जहन में रखें कि वी क्यू में जो फोर्स होगा वो मीडियम से हमेशा के लिए क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। सो दिस इज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।